जानने दो या कैसा। तो देखो, अगर तुम लोग को भी किसी भी तरह की हॉरर स्टोरी या फिर किसी भी तरह की स्टोरी सुनना पसंद है, डार्क, क्रीपी, मिस्टीरियस, एनी काइंड ऑफ स्टोरी यू लाइक इन ऑडियो फॉर्म, तो आई थिंक तुम लोग सही चैनल पे आ चुके हो। बट इन दिस वीडियो मैं ये स्टोरी बिना किसी इंट्रो के स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक शायद मैंने इस चैनल का नाम भी डिसाइड नहीं किया है। बट हाँ, दिस फर्स्ट स्टोरी इज़ गोना बी मिस्टीरियस एंड वेरी डिस्टर्बिंग। सो अगर आप लोग इस स्टोरी का बेटर एक्सपीरियंस चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने ईयरफोन्स लगा लो, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर ASMR के लिए नहीं, बल्कि हमारी स्टोरी के कैरेक्टर की तरह फील करने के लिए, ताकि अगर ओपन द डोर या फिर सोना नहीं, आई कैन सी यू। सो ये स्टोरी लिखी है डेविड ने, क्योंकि जब डेविड छोटा था उसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, उसका नाम पैका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट और शांत स्वभाव की थी। बट उसके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुलिंग होती थी, काफ़ी ज़्यादा गैंग्स होती थी जो कि लोगों को बुली करती थी, परेशान करती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए। बट फिर टाइम बीतता है और अब डेविड और पैका दोनों बड़े हो चुके हैं और अब दोनों की शादी की उम्र हो चुकी है और शादी भी कर चुके हैं, बट एक दूसरे से नहीं। पैका किसी गांव में रहने वाले इंसान से शादी करती है जो कि गांव में रहता था, बट वो जॉब के लिए शहर में आया हुआ था। बट पैका डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ गांव में बिताएगी, ताकि वो अपने बच्चों को गांव में बड़ा कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली पैका नहीं चाहती थी जो कुछ भी उसे फेस करना पड़ा उसके बच्चे को वो सब फेस ना करना पड़े। आई मीन इतना वो शायद फेस करना ना भी पड़ा हो पैका को, बट वो चाहती थी कि उसका बच्चा शहर के शोर शराबे, हॉर्न की आवाज़, गैंग्स, बुलिंग या फिर किसी भी तरह की चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहे। तो वो उसे लेके गांव में चली जाती है, और उसका हस्बैंड जो था वो जॉब के लिए शहर में रहता है, बट पैका ये सब सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थी जस्ट फॉर हर सन फ्यूचर। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को ये क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये एक स्टोरी उस टाइम की है जब स्मार्टफोन भी नए नए आए थे, तो लोग एक दूसरे को मैसेज करने के लिए भी ईमेल्स का यूज़ किया करते थे, और उस टाइम कॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। तो फ़ोन होना ही एकदम लग्जरियस चीज़ होती थी लोगों के लिए। और जो डेविड था वो कभी कभी पैका से ईमेल पे ही उसके हाल चाल पूछ लिया करता था, या फिर कभी कभी कॉल भी कर लिया करता था। ऑब्वियसली वो ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरप्ट नहीं करता था, बिकॉज शी इज़ अ मैरिड वुमेन, बट फिर भी एज अ फ्रेंड वो उससे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था, क्योंकि वो लोग बचपन से दोस्त थे। और अब टाइम बीतता है और पैका का एक छोटा बच्चा भी होता है जिसका नाम वो सैम रखती है, और इसके बाद से अब वो और ज़्यादा हैप्पी होती है। और रिसेंटली वो एक और गांव में शिफ्ट होते हैं जो कि पहले वाले गांव से भी ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग थे और बहुत छोटा गांव था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे उस गांव में। और गांव में रहने के एडवांटेज तो बहुत थे, फ्रेश एयर, शांति, नो बुलिंग, अच्छे लोग। लेकिन डाउन साइड भी हुआ करती थी, जैसे कि वहाँ पर हम फूड ऑर्डर नहीं कर सकते, हम कोई भी ऊबर या फिर टैक्सी नहीं ऑर्डर कर सकते, दूर दूर तक शहर से पूरी तरीके से कट ऑफ होकर रहना पड़ता था। और साथ ही साथ सबसे बड़ा डाउन साइड जो था कि हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, और ये चीज़ पैका अपने जिस भी विलेज में रहती थी वहाँ से ही फेस करती आई थी। इसलिए पैका थोड़ी बहुत मेडिसिन अपने पास रखती थी, और आई थिंक गाँव में सभी लोग रखते हैं थोड़ी बहुत। बट यहाँ पर एक चीज़ थी जो पैका को थोड़ा सा दिलासा दे रही थी कि जब वो इस गांव में शिफ्ट हो रही थी उसने देखा था रास्ते में जंगल के बीच में एक हॉस्पिटल था। अब वो ज़्यादा कोई अच्छा तो था नहीं, उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी, उस हॉस्पिटल की दीवारों में सीला ना रखी थी, अच्छे से मरम्मत नहीं हुई थी या फिर अच्छे से देखभाल भी नहीं हुई थी। वो बहुत ही बुरी हालत में था, उसकी खिड़कियाँ भी कुछ हद तक टूटी हुई थी जिनको रिपेयर नहीं कराया गया था। बट वो ओपन था, उसने देखा था, उसका दरवाज़ा खोला है और मतलब कि उसके अंदर लोग होंगे। तो पैका इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि कुछ नहीं तो एक हॉस्पिटल आसपास है, जस्ट इन इमरजेंसी। बट इतना लोग ऑब्वियसली नहीं सोचते कि हम बीमार ही होंगे, बट वो जस्ट होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हाँ, हॉस्पिटल भी देयर फॉर अस। पर आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आप किसी नए शहर में शिफ्ट होते हो, वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का एनवायरनमेंट कभी कभी आपको उतना सूट नहीं करता, और इतना सब चेंज होने के कारण कभी कभी आप बीमार भी होते हो। और वैसा ही यहाँ पर सैम के साथ होता है, क्योंकि वो जस्ट एक छोटा बच्चा होता है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, बट इट्स फाइन क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। बट उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होना धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसे धीरे धीरे बहुत हाई फीवर हो जाता है। अब पैका ये सब देखती है और वो सैम को दवाइयाँ देती है, सोचती है कि सुबह तक सैम ठीक हो जाएगा। बट आधी रात को सैम उठता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, अब उसे हाई फीवर हो चुका था। और जस्ट तुम लोगों को क्लैरिटी देने के लिए, सैम की उम्र कुछ 12
से 15 साल के बीच थी। स्पेसिफिक नहीं बताया गया बट इसी एज में सैम था। और सैम को इतना बुखार हो जाता है कि उसका माथा तप रहा होता है। बेका रात भर उसके पास बैठती है, उसके माथे में पट्टी रखती है, बदलती रहती है, उसकी काफ़ी देखभाल करती है कि सैम से वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और ये चीज़ सुबह तक होती है, पर सैम का बुखार कम नहीं होता है। और वो सुबह होने के बाद भी सैम को खिलाती है, पिलाती है। और उसके बाद वो काफ़ी पता करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है, गाँव वालों से मदद मांगती है। और वो कोशिश करती है कि वो शहर में अपने पति को फ़ोन करे, बट उसका पति फ़ोन नहीं उठा रहा था। इवन वो डेविड को ही फ़ोन करने की कोशिश करती है, बट डेविड उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी था। और इतना सब करते करते शाम होने वाली होती है, पर तभी बेका को रियलाइज़ होता है कि गांव से थोड़ा ही दूर एक हॉस्पिटल है, वो सैम को वहाँ भी लेके जा सकती है। देन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हो क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। अगर वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करती या फिर गांव वालों से किसी मदद लेने का इंतज़ार करती तो और ज़्यादा टाइम बीत जाता, क्योंकि गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते, इतनी जल्दी वो उठ के बस हॉस्पिटल नहीं चलने लगते। तो वह सैम को लेती है और चलते चलते वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। नाउ ये हॉस्पिटल गांव से भी काफ़ी ज़्यादा दूर था और काफ़ी ज़्यादा जंगल के बाद था, तो बेका को काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता वहाँ तक पहुँचने के लिए। और पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट रात हो जाती है। और जंगलों में तुम्हें पता है कि जानवरों का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता ही है। बट थैंकफुली बेका यहाँ पर हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है और हॉस्पिटल की लाइट्स भी चालू होती हैं। बट वो देखती है कि रिसेप्शन पर कोई नहीं होता। आई नो इट साउंड्स लाइक अ हॉरर हॉस्पिटल, बट बेका वहाँ पहुँचकर आवाज़ लगाती कि इसलिए मेन कंसर्न था कि सैम ठीक हो जाए। पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगाने के बाद वहाँ फाइनली एक रिसेप्शनिस्ट आती है और उसे देखकर वो सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। कि सच बताऊँ तो इस सब में एक चीज़ मिस कर गया कि बेका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि जंगल के बीच में कैसे अनजान हॉस्पिटल में आना जो कि इतना स्कैरी लग रहा ऑलरेडी। पर रिसेप्शनिस्ट आकर देखती है कि जो सैम था उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, तो वो उसे बोलती है कि रूम नंबर 5 में जाके आप वेट कीजिए, मैं वहाँ पर नर्स को भेजती हूँ। अब बेका हॉस्पिटल में अंदर की तरफ जाती है और नोटिस करती है कि हॉस्पिटल के सारे दरवाजे बंद होते हैं। मतलब हॉस्पिटल ज़्यादा चल नहीं रहा होता है। उसके ऊपर एक और फ्लोर होता है जहाँ पे शायद हॉस्पिटल का स्टाफ स्टे करता था और बाकी डॉक्टर्स। और ऐसे ही चलते चलते वो रूम नंबर 5 में जाती है और वहाँ देखती है वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली है। जितने ही बेड्स थे एटलीस्ट 10 के अराउंड होंगे, पर सारे खाली थे। पर उसमें एक बेड था जिस पे एक छोटा बच्चा था और वहाँ पर उसके बेड पे एक लेबल लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था ग्लेन। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि वहाँ पर ऐसे पेशेंट का ऐसे नाम लिखना थोड़ा अजीब होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए तो आते हैं लोग। बट वो उसके बगल में सैम को ले जाके बैठा देती है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम की एज का ही था और वो बस वहाँ पर स्माइल करके बैठा हुआ था और बहुत सहमा हुआ था। बट बेका उसे इग्नोर करती है और थोड़ी रात नर्स भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ कर सैम के हालचाल पूछती है कि मतलब तुम्हें क्या हुआ है, क्या तकलीफ़ है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली मेड्स दे पाए। और जैसे ही सैम ये सब बता देता है, नर्स उसे मेड्स दे भी देती है। और ऐसे ही थोड़े टाइम के बाद सैम की तबीयत थोड़ी सी बेटर होने लगती है। बट अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और अब सैम की तबीयत थोड़ी सी बेटर होने लगी थी और बेका सोच रही थी कि थोड़ी और मेड्स लेके मैं अब घर की तरफ निकल जाती हूँ। बट रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और जब वो ये चीज़ नर्स से बोलती है तो नर्स भी उसे बोलती है कि इतनी रात को सैम को यहाँ से लेके जाना ठीक नहीं है। ऊपर से हमें अभी कंफर्म नहीं पता है कि सैम को क्या तकलीफ़ है। हो सकता है कोई और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी हो तो, और उसके बाद अगर तुम शहर में रहते तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तुम दोबारा हॉस्पिटल आ सकते थे। बट यू लिव इन विलेज, जिससे इतना दूर तुम्हें हॉस्पिटल के लिए आना पड़ रहा है, वो भी इतनी रात को, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इट्स बेटर कि यहाँ पर थोड़ी और ट्रीटमेंट करके देखें हम सैम के ऊपर कि वो ठीक है कि नहीं, और फिर तुम लोग सुबह जा सकते हो। तो बेका इस चीज़ से एग्री कर देती है और वो सुबह तक वेट करती है हॉस्पिटल में। उस टाइम में वो जब वापस जाती है वो देखती है कि क्लैन वहाँ पर होता है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। क्लैन वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बस एक स्माइल करके बेका को घूर रहा होता है, विच इज़ अ लिटिल बिट क्रीपी। बट बेका उससे फर्दर क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखा। देखो चिंता मत करो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं है तो जल्दी आ जाएंगे। बट क्लैन अभी भी कुछ नहीं बोलता।
वो बस बेका को घूरे जा रहा था विद अ क्रीपी स्माइल ऑन हिज फेस। तो थोड़ा सा बेका इससे डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसे लगा था कि सैम के साथ दोस्ती करेगा, पर ये तो उसके साथ ही बात नहीं कर रहा है। तो वो नर्स को बुलाती है और पूछती है, तो नर्स उसे बताती है कि दैट किड माइट लुक फाइन बट वो थोड़ा सा दिमाग से पागल हो चुका है और उसके पेरेंट्स शहर में रहते हैं तो उसे लेने के लिए बात पे आएंगे, बट अभी इसका ट्रीटमेंट बाकी है जो कि 1-2 दिन में होने वाला है, जिसके लिए डॉक्टर आ रहे हैं। तो बेका काफ़ी शॉक होती कि इतना हेल्दी दिखने वाला बच्चा दिमाग से पागल हो चुका था। तो उसके लिए थोड़ी सी शॉकिंग तो थी, बट बेका वो चीज़ इग्नोर करती है और बेका को समझ पा चुका था कि ये सैम से दोस्ती तो नहीं करने वाला है, फिर दोस्ती करता भी है तो ये सैम के लिए ठीक नहीं है। पर बेका को ध्यान आता है कि एक रूबिक्स क्यूब भी पड़ा हुआ है सैम का जो उसके बैग में रह गया था। तो बेका सोचती है थैंकफुली उसके पास ये है ताकि अगर सैम अगर नींद से उठता है और अगर वो बोर होता है तो उसे ये दे देगी, क्योंकि उसे यहाँ पर सैम का किसी भी तरह से मनोरंजन भी करना था। क्योंकि एक बच्चे को तुम लोग जानते हो कि वो बीमार ही क्यों ना हो, वो लोग नहीं रुकते हैं जगह पे। अगर वो बोर होते हैं वो अजीब अजीब चीज़ें करने लगते हैं जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता। पर थैंकफुली सैम रात को उठता नहीं है क्योंकि मेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसे काफ़ी आराम लगता है और वो सुबह तक नहीं उठता है और उसका बुखार भी काफ़ी हद तक शांत भी था। और बेका वहाँ पर सैम के बगल में बैठे बैठे सो जाती है। बट देन जब वो उठती है अराउंड सुबह के 6 बजे होता है, वो देखती है कि ग्लेन अभी भी बैठा हुआ है और वो बेका को घूर रहा है। अब ये देख के बेका सच में थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसकी नींद खुली हुई थी और जैसे ही आँख खोलती है वो ग्लेन को देखती है। अब वो सैम को देखती है, हाँ सैम अभी सो रहा था, तो उसे थोड़ी जान पहचान आती है क्योंकि उसका बच्चा अभी ठीक था। बट जब उसे माथे को हाथ लगाती है अभी भी काफ़ी बुखार था और रात से ज़्यादा तेज़ हो चुका होता है। तो वो नर्स को बुलाती है। देन नर्स वापस आके बोलती है कि कल मैंने बुखार की दवाइयाँ दी थी, उससे शायद सैम को इलाज नहीं हुआ है, हमें थोड़ा और ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा। पर यहाँ पर बेका थोड़ी सी टेंशन में आती है क्योंकि उसने सोचा था सुबह उठते ही वो यहाँ से जा सकती है, बट अब उसे थोड़ा और रुकना पड़ेगा क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो यहाँ पर सैम के खाने के लिए कुछ नहीं लेके आई थी, ना ही उसने अपना घर लॉक किया था। और वहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से जितने भी काम उसे करने थे, इवन उसके हस्बैंड को वहाँ पे जितने भी काम करने थे, पेपर वर्क एंड ऑल, वो भी अधूरा रह गया था, तो उसे वो सब भी कंप्लीट करना था। तो बेका वहाँ पर नहीं रुक सकती थी और काफ़ी ज़्यादा सोचती है कि सैम को वहाँ से लेके जाए, बट नर्स उसे काफ़ी इंसिस्ट करती है कि सैम को इस हालत पे आप लोग को वापस लेके आना पड़ेगा और बेका के पास कोई व्हीकल नहीं था, तो उसे सैम को पैदल इतना दूर लेके आना पड़ता फिर से। और इतने सारे काम होने की वजह से बेका का वापस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो सैम को प्रॉमिस करती है कि आफ्टरनून तक वापस आ जाएगी। तब तक वो उसे बस बैठना है यहाँ पर और उसे ध्यान आता है कि उसके बैग में जो रूबिक्स क्यूब था वो सैम को दे देती है ताकि उसका एंटरटेनमेंट हो सके। और सच बताऊँ तो सैम को रूबिक्स क्यूब और पजल सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो सैम मान भी जाता है। और ये प्रॉमिस करने के बाद बेका सीधा जल्दी घर की तरफ निकलती है क्योंकि उसे पता था कि इतने कम टाइम में इतना सारा काम करना काफ़ी मुश्किल होगा और उसे जल्दी करनी चाहिए। तो वो यहाँ से भागते हुए जाती है, और भागते हुए नहीं मतलब हम जब चलते हैं तो काफ़ी तेज़ चलने की कोशिश करते हैं कभी कभी, वैसे ही बेका जल्दी से निकल जाती है। और साथ ही उसे थोड़ा क्रीपी भी लग रहा होता है जंगल में क्योंकि आते टाइम उसे नोटिस नहीं किया था कि सैम उसके साथ था, भले ही छोटा था बट उसे ध्यान नहीं दिया था, बट उसे अजीब लग रहा होता है। तो जल्दी गाँव की तरफ निकल जाती है और यहाँ पर सैम रूबिक्स क्यूब्स तो सॉल्व कर रहा होता है, बट वो ग्लेन को देखता है और उसे हाई करता है, पूछता है हेलो माय नेम इज सैम, तुम्हारा क्या नाम है? एंड ही जस्ट सेड वेल, ये फर्स्ट वर्ड था जो अभी तक हमने ग्लेन के मुंह से सुना था, बट वाई सेइंग ही इज़ नॉट ग्लेन, जबकि उसके बैग पे लिखा ही हुआ था ही इज़ ग्लेन। अब सैम उसे कुछ भी बोलता उससे पहले वो फिर से बोलता है आई एम नॉट ग्लेन, आई एम नॉट ग्लेन, आई एम नॉट ग्लेन। वो ये 3 बार बोलता है और उसके बाद सैम उसे जो भी बोलने की कोशिश करता है वो बस यही चीज़ रिपीट कर रहा होता है, जो कि थोड़ा सा और क्रीपी होते जा रहा था और वो बस वो स्माइल कर रहा था। तो सैम को नहीं पता था वो पागल है, बट ही क्लियरली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग क्योंकि उसे बस वो एक छोटा बच्चा ही था जो जिसे खेलने के लिए खिलौना मिल गया था। उसके आसपास जो लोग हैं अगर वो फ्रेंडली हैं तो उससे बात करता था, नहीं तो वो इग्नोर ही करता था। वो काफ़ी शांत बच्चा था।
तो वापस अपने रूबिक्स क्यूब से खेलने लग जाता है और थोड़ा साइड होकर बैठ जाता है ताकि उसे ग्लेन की शक्ल ना दिखे, उसकी तरफ पीट कर लेता है। और अब ग्लेन बस उसे पीछे से घूरे जा रहा था और सैम को नहीं पता था उसके पीठ पीछे ग्लेन क्या कर रहा है। बट तभी नर्स आती है और सैम को फिर से थोड़ी सी मेड्स दे देती है, और उन मेड्स में कुछ पिल्स ऐसी भी होती हैं जिसके इफ़ेक्ट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे नींद आती है। तो उसके थोड़ी देर बाद ही सैम को नींद आने लगती है और सैम अपना रूबिक्स क्यूब अपने बेड के साइड में रख कर सो जाता है। एंड ये सेम मतलब कुछ मेड्स ग्लेन को भी जाती हैं, बट ग्लेन वहाँ पर बस बैठ के सैम को घूर रहा होता है। जब तक सैम सो रहा होता है ग्लेन बस उसे घूरे जा रहा होता है। अब ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है और आफ्टरनून छोड़ो शाम हो जाती है। बेका अभी तक वापस नहीं आई थी क्योंकि इतना ज़्यादा काम था उसके घर, बाकी सारे लोग आ रखे थे, इवन पेपर वर्क्स के जितने भी काम थे और जितने भी आसपास के काम थे वो सब कंप्लीट करना था, उसे जल्दी से खाना भी बनाना था और काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी। और बेका ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा काम था। बेका जितनी जल्दी हो सके वो काम कर रही थी, बट इस सब के बाद भी शाम हो जाती है और बेका सोचती है कि वो क्या बोलेगी सैम को, और वो जितना हो सके उतना जल्दी से वहाँ से सारा काम निपटा के निकलने की कोशिश करती है। इवन वो उसके लिए चॉकलेट्स भी रख लेती है, जो कि ऑब्वियसली एक बॉक्स था जिसपे शहर से जितनी भी चॉकलेट्स लाते थे उसके हस्बैंड वो छुपा के रख देती थी, तो उसके लिए काफ़ी सारी चॉकलेट्स भी लेके जाती है। पर यहाँ हॉस्पिटल में थोड़े टाइम पहले यानी कि आफ्टरनून में सैम की नींद थोड़ी सी खुलती है सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, पर सैम अभी भी काफ़ी ज़्यादा नींद में था। वो बस अपनी थोड़ी सी आँख खोलता है और हॉस्पिटल के जो वॉशरूम था उसकी तरफ जाता है। अब इस सब में जाते हुए वो ग्लेन का जो बेड होता है उसे भी क्रॉस करता है और ग्लेन अभी उसे देख रहा था। ग्लेन ने कुछ नहीं किया था, वो बस उसे सोते हुए देख रहा था और अभी उसे देख ही रहा था। पर जैसे वो वॉशरूम जाता है, अब काफ़ी ज़्यादा शांति थी, लेकिन सैम इतना कुछ नोटिस नहीं करता है। बस वो वॉशरूम जाता है और वहाँ से वापस आने लगता है, और जैसे ही वो आता है वो नोटिस करता है, जैसे ही आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है कि उसके बेड पे कोई है और वो ग्लेन होता है। देन ही रियलाइज़ कि वो शायद ज़्यादा आगे आ चुका था और वो वापस से थोड़ा पीछे की तरफ जाता है अपने बेड के लिए, और अपने बेड पे जैसे ही चढ़ता है वो देखता है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, और वो देखता है उसका रूबिक्स क्यूब मिसिंग है। और सच बताऊं तो वो रूबिक्स क्यूब से काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में वही एक चीज़ थी जो उसके लिए उसके पास थी, क्योंकि उसकी मॉम भी यहाँ पर नहीं थी। तो उसे कुछ होता है जो हमारे पास होता है तो थोड़ा सुकून मिलता है। पर इतनी नींद होने के बाद वो इतना सब कुछ नोटिस नहीं करता और वापस सो जाता है। पर यहाँ पर रूम में एक आवाज़ को आती है हल्की हल्की, जो कि रूबिक्स क्यूब की होती है, जो कि ग्लेन के हाथों में होता है और वो उससे खेल रहा होता है। आई नो तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट शायद ना लगे, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि फिर टाइम बीतता है और शाम हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था बेका के बारे में बताते हुए, बेका अभी तक यहाँ पर नहीं आई थी, पर शाम को यहाँ पर कोई और भी आने वाला था, और वो थे डॉक्टर्स। और वो हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हलचल हो जाती है एकदम से। डॉक्टर सीधा भागते भागते जाते हैं ग्लेन के पास, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। वो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं वो देखते हैं ग्लेन को, उसे वो नींद से उठाते हैं और उसे बोलते हैं चलने के लिए कि चलो टाइम हो गया है, जल्दी चलो, तुम्हारा सर्जरी का टाइम हो गया है। यहाँ पर शॉकिंग चीज़ ये थी कि वो लोग सैम को यहाँ पर उठाते हैं। अब सैम जैसे ही नींद से उठता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और डॉक्टर जब उसे बोलते हैं ग्लेन चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो हमारे साथ। वहाँ पर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो अपने दाईं तरफ देखता है, वहाँ पर ग्लेन होता है और वो वहाँ पर उसके रूबिक्स क्यूब से खेल रहा होता है। और यहाँ पर सैम थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके बेड पर सैम लिखा होता है, बट यहाँ पर सैम रियलाइज़ करता है जब वो वॉशरूम के लिए उठा था उसने ग्लेन का बेड क्रॉस किया था, मतलब ग्लेन का बेड ऑब्वियसली उसके बेड से पहले आता है, और जब वो वापस आया था तब वो एक जगह आगे नहीं गया था, उसके बेड पर ग्लेन आके बैठ गया था, जिसकी वजह से वो नींद में वापस पीछे वाले बेड पे आया था। और ये चीज़ जैसे ही वो समझता है वो डॉक्टर्स को बताता है कि आई एम नॉट ग्लेन, आई एम नॉट ग्लेन। आई नो तुम्हारे दिमाग में जिस तरीके से वर्ड गूंज रहा है सुनते ही, ये वर्ड सैम के दिमाग में गूंज रहा था, क्योंकि ये सेम चीज़ थी जो ग्लेन बोल रहा था। और डॉक्टर्स बोलते हैं ये फिर शुरू हो गया।
पर सैम यहाँ पर बोलता है आई एम नॉट ग्लेन, आई एम रियली नॉट ग्लेन। पर डॉक्टर उसे बोलते हैं कि यार इसे जल्दी से कोई उठाओ, क्योंकि वो प्रिपरेशन के साथ आए थे, उन्हें पता था कि ये बच्चा थोड़ा पागल है, तो उसे ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो सैम के दोनों हाथ पकड़कर उसे उठा के ले जाने लगते हैं चेयर में बैठा कर। और इस पूरे टाइम सैम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि आई एम नॉट ग्लेन, आई एम नॉट ग्लेन, आई एम नॉट ग्लेन। और तुम लोगों ने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जो लोग पागल होते हैं उन्हें शॉक दिया जाता है, अलग अलग तरह से उनके दिमाग में शॉक दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उस रूम के अंदर। और किसी भी नॉर्मल बंदे को इतना ज़्यादा शॉक दिया जाए दिमाग पे, या फिर इस तरह के ट्रीटमेंट्स किए जाएँ उसके साथ, तो वो पागल भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, इसी टाइम में बेका वहाँ पर पहुँच जाती है। और बेका जब तक रूम में पहुँचती है, रूम नंबर 5 में, तब तक वो लोग सैम को लेके जा चुके थे। जैसे ही यहाँ पर बेका अंदर आती है रूम के, वो देखती है कि सैम कहाँ पर है। वो यहाँ पर काफ़ी अधूर थी, वो सोचती है कि सैम कहीं छुपा हुआ, क्योंकि वो नाराज़ हो गया है शायद बेका से, क्योंकि वो इतना लेट आई है। तो वो अभी भी काफ़ी टेंशन फ्री थी और काफ़ी चिल थी, और आवाज़ लगाती है सैम, सैम तुम कहाँ हो? देखो मुझे पता है तुम गुस्सा हो, बट मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आई हूँ, तुम्हारी फेवरेट वाली। वो काफ़ी मनाती है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगाती है, काफ़ी बेड्स के नीचे देखती है, पर उसे बेड्स के नीचे या कहीं और भी नहीं दिखता है सैम। वो कर्टन्स के पीछे देखती है, बहुत जगह देखती है। और जब वो बेड पे देखती है, तब वहाँ पर वो नोटिस करती है कि जिस बेड पे ग्लेन बैठा है वहाँ पर सैम लिखा हुआ है, और ग्लेन उसे घूरे जा रहा है, एक बड़ी सी क्रीपी सी स्माइल करके। और इस बार उसकी स्माइल जितनी बड़ी थी उतना किसी इंसान के लिए पॉसिबल था भी नहीं। ग्लेन यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा के एक बड़ी सी क्रीपी सी स्माइल बनाकर उसे देख रहा था। बेका थोड़ी सी डर जाती है और पैनिक भी हो जाती है कि सैम है कहाँ पर। वो बहुत ज़ोरों से आवाज़ लगाने लगती है, और ये आवाज़ सुनकर वहाँ पर नर्स आ जाती है। और नर्स पहले तो पूछती है कि क्या हुआ यहीं कहीं होगा। और जब नर्स देखती है कि यहाँ पर ग्लेन मौजूद है, वो खुद भी थोड़ा डर जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स को इस टाइम तक ग्लेन को लेके चले जाना था सर्जरी के लिए। और अगर वो ग्लेन को नहीं लेकर गए, किसे लेके गए? और उसे ज़्यादा टाइम लगता है रियलाइज़ करने में कि वो लोग सैम को ले गए हैं। और वो ये बेका को बताती है, और भागते हुए दोनों ही जाते हैं सर्जरी वाले रूम पे। और वो बस बहुत ज़ोरों से भागते हुए जाते हैं, और जैसे ही वो लोग सर्जरी वाले रूम पे एंटर करते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर डॉक्टर सारे साइड हो चुके होते हैं, वहाँ पर सैम बैठा होता है। अब ये देख के दोनों की सांस पे सांस आती है कि सैम अभी ठीक है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। दोनों काफ़ी राहत आती है। सैम को देख के बेका वो सब स्माइल कर रही है, और सैम भी काफ़ी अच्छे से स्माइल कर रहा होता है बेका को देख के। और बेका उसे पूछती है आई एम रियली सॉरी, मैंने इतना ज़्यादा लेट कर दिया, और सॉरी ये लोग तुम्हें यहाँ पे लेके आ गए। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी लेके आई हूँ, चलो चलते हैं वापस, और मैं खाने के लिए लेके आई हूँ, तुम्हें चॉकलेट्स खाने के बाद ही मिलेंगी, तो जल्दी से अपना डिनर फिनिश करो, चलो जल्दी। पर सैम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। बेका को लगता है सैम सच में गुस्सा है, तो आके सैम का हाथ पकड़ती बोलती सैम चलो। पर सैम अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, और उसकी स्माइल थोड़ी सी और बड़ी होती है। बेका बोलती है सैम, सैम आर यू ओके? और सैम यहाँ पर बोलता है आई एम नॉट सैम, आई एम नॉट सैम, आई एम नॉट सैम। अब सच बताऊं तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं ये स्टोरी एंड करना चाहता था एक क्लिफ हैंगर पर, बट फिर जो आगे का आर्टिकल था, जो स्टोरी थी, मैं सच में इस क्लिफ हैंगर में छोड़ के तुम लोग को एक बहुत गंदे सस्पेंस में छोड़ देता, इसलिए मैं सोचा तुम लोग को कंप्लीट करके बता दूँ। तो इसका ये होता ये है कि इस सब को सुनने के बाद और देखने के बाद जब बेका को रियलाइज़ होता है क्या हुआ है वहाँ पर, बेका पूरी तरीके से पागल हो जाती है। वो वहाँ पर चिल्लाती है, काफ़ी हल्ला हो जाती है, और इस सब में जितने भी लोग हॉस्पिटल में होते हैं सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं, और वो लोग उसे बोलते हैं कि सैम पागल हो गया, लेकिन हम इसका इलाज कर सकते हैं, और हम इसे तुम्हें लेके जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम इसे एक बार में ही ठीक कर देंगे, फिर तुम इसे लेके जा सकते हो। जो सेम चीज़ ग्लेन के साथ हुई थी शायद। खैर ये मेरा एक प्रेडिक्शन है जो ग्लेन के साथ शायद हुई हो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है बेका उसे ले जाने की, पर ऑब्वियसली वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो हॉस्पिटल वाले उसे बाहर फेंक देते हैं,
बैका काफ़ी कोशिश करती है हॉस्पिटल में स्नीक इन करने की, दरवाजे को पीटती है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी सिंपली। और बैका को रियलाइज़ होता है कि अगर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर वो गांव वाले की मदद तो ले ही सकती है ना। तो वो भाग के गांव जाती है और गांव वालों को बताती है ये सब। और यहाँ पर सारे के सारे गांव वाले आ भी जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा गांव होता है, पर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं नंबर्स में हॉस्पिटल वालों के कंपैरिजन में। तो बैका सोचती है कि इनकी मदद करेंगे, और गांव वाले जैसे ये बात सुनते हैं सबके फेस में सेम एक्सप्रेशन होता है कि who's gonna tell her। सब काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कुछ गुस्से में होते हैं, कुछ डरे हुए होते हैं, कुछ सिंपैथी वाला फेस बना के बैका को देख रहे होते हैं। पर तभी एक बुजुर्ग आगे आता है और वो काफ़ी गुस्से में बैका को बोलता है कि तुम पागल हो, तुमने क्या सोची सैम को वहाँ पर लेके जाने का डिसीजन लिया? क्या तुम्हें कोई हॉस्पिटल देख भी रहा था? तुम्हें एटलीस्ट हम लोगों से पूछ तो लेना था। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जिस जगह पे तुम उसे लेके गए थे वो हॉस्पिटल काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो चुका था, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे पागल हैं जिन्हें गांव से भगा दिया गया था, और वो उस हॉस्पिटल में रहने लगे। और उस हॉस्पिटल रहने के कारण वो वहाँ पे जितने भी पहनने की चीज़ें थी और जो भी चीज़ें थी उसके कारण वो ऐसे बिहेव करने लगे और समझने लगे कि वो डॉक्टर है। एक्चुअल खुद को डॉक्टर समझ के इलाज करने लगे या फिर कोशिश करने लगे इलाज करने की। बट ज़्यादातर वो एक ही चीज़ करना चाहते हैं, वो है उनके दिमाग को शॉक देना। वो बस एक दूसरे को यही करते रहते हैं और बस वो जो भी वहाँ पर चाहता है उसे पागल बना देते हैं, जो कि ग्लैन के साथ हुआ था और अब सैम के साथ भी हुआ है। और पता नहीं पहले भी कितने सारे लोगों के साथ कर चुके हैं। और ये सब सुन के बैका बहुत गिल्ट में चली जाती क्योंकि वो ही सैम को गाँव में लेके आई थी और उससे ही पूरा वही सैम को उस हॉस्पिटल में लेके गई थी। और ये सारी चीज़ सोच के खुद को कोस के बैका पूरी तरीके से पागल हो जाती है। इवन इसके बाद उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसने अपने हस्बैंड से क्या बोला, ये सब हमें नहीं पता, या फिर सैम के साथ क्या हुआ, क्या उन लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। खैर ये सारी चीज़ें किसी को भी नहीं पता क्योंकि डेविड ने ये स्टोरी यहीं तक लिखी थी। उसके बाद हमें डेविड की तरफ से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है। सो हाँ, इस स्टोरी के लिए इतना ही था। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर और भी सही स्टोरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग। मैं वीकली 3 to 5 स्टोरीज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग को मेरी सच में हेल्प करनी है तो आप लोग मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हो अपने POV से, ताकि मैं कुछ अलग भी एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। क्योंकि राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ ऑल्सो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं अलग तरह की वीडियो बनाता था, बट दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने इस तरह के टॉपिक पर बनाई है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो do let me know and support me with sending your story and subscribing my channel. बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। Thank you so much for watching. Good night. Peace out.